हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट टाइट्रेशंस के बारे में। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होती है, कैसे करवाया जाता है, वो सब हमने बात कर ली थी। और हमने टाइट्रेशन का टाइप देखा था, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। हमने देखा था कि रेडॉक्स टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दोनों के इक्विवेलेंट को आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, चलिए आज हम एक नए सेकंड टाइप के टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कौन सी? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो देखिए, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन थी, सेम वैसी की वैसी आपकी क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था। वहीं हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या काम में लेंगे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हम एसिड के इक्विवेलेंट को किसके इक्वल करेंगे, बेस के इक्विवेलेंट के इक्वल, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। देखिए, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है आपके पास, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है, यही बनता है। तो जब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम पहले ही देख चुके हैं, हमें पता है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बस ये कॉन्सेप्ट हमें अपनाना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही आते हैं, इनमें कोई थ्योरी वगैरह तो होती है नहीं, तो क्वेश्चन ही करते हैं और हम इसको सीखते हैं। 0.45 ग्राम of an acid of molecular weight of 90 is neutralized by 20 ml of 0.54 या 0.54 मोलर KOH calculate the basicity of the acid। इसको 50 कर लो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.54 ग्राम ऑफ एन एसिड, आपने एक एसिड लिया है जिसका वेट क्या है, 0.54 ग्राम। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, एक एसिड है जिसका वेट कितना है, 0.45 ग्राम। ठीक है, ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ 90, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास 90 दिया हुआ है। क्लियर है, और मास कितना दिया हुआ है, 0.45 ग्राम। तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास 0.45 डिवाइड बाई 90। ठीक है, हम देख लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 m KOH। KOH क्या है, आपका बेस है। एसिड की आपने रिएक्शन कराई बेस के साथ। ठीक है, इसका 20 ml है और 0.5 मोलर है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स एसिड कितने H+ डोनेट करेगा, वही क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है, वही हमें यहाँ पे पता करना है। क्लियर है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिसिटी कितने H+ देगा, इसका मतलब आप उसका n फैक्टर मान लीजिए कि वो कितने
H प्लस देगा मतलब वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होता है किसी भी एसिड के लिए, वो कितने H प्लस देता है, वो क्या होता है उसका एन फैक्टर। जैसे HCl ने एक एसिड दिया तो उसका एन फैक्टर 1 हुआ, H2SO4 ने 2 H प्लस दिए तो उसका एन फैक्टर 2 हुआ। मतलब आपको निकालनी है उसकी बेसिसिटी, मतलब आपको क्या निकालना है, उसका एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे इसके इक्विवेलेंट के साथ में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड will be equal to equivalent of KOH। सिंपल। एसिड के लिए हमें मोल्स दिया हुआ है, इसका एन फैक्टर हमें निकालना है। मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज 0.45 डिवाइड बाई 90 इंटू इसका एन फैक्टर जो हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KOH। KOH का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम दिया है इंटू मोलरिटी दी है, हमें चाहिए नॉर्मेलिटी। पहली बात तो ये, दूसरी बात यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट आएंगे, अगर हम वॉल्यूम ml में लेंगे 20 ml तो हमारे पास इस तरफ क्या आएंगे इक्यू आपके मिली इक्विवेलेंट, और हमें क्या चाहिए इक्विवेलेंट। तो मिली को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले लीटर में, तो 20 डिवाइड बाई 1000, ये तो हो गया लीटर में चेंज, इनटू नॉर्मेलिटी चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर नमन, तो मोलरिटी कितनी है 0.5 इंटू इसका एन फैक्टर KOH कितने OH माइनस दे सकता है एक, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। जो बेस है, बेस के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं आपकी एन फैक्टर, तो कितने OH माइनस दे सकता है, तो KOH एक ही OH दे सकता है, तो उसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 1 इंटू 1 कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से एन फैक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 0.5 से अगर हम देखें कैंसिल करें तो 0.5 से जाएगा ये आपका 200 टाइम्स। ठीक है, 200 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 0.5 इंटू 4 कितना होगा 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 2। मतलब एसिड की बेसिसिटी कितनी है 2, वो कितने H प्लस देगा 2 H प्लस देगा, वही उसका क्या है एन फैक्टर है। क्लियर है, बस इसी तरह से खिलाएगा वो आपको, एक चीज़ अननोन कर देगा। मान लो यहाँ पे एन फैक्टर अननोन किया, हो सकता है कभी यहाँ पे मास अननोन कर दे और एन फैक्टर दे दे, या कहीं पे मोल अननोन कर दे और ये दे दे, तो किसी भी एक को वो अननोन रखेगा, बाकी की वैल्यू देगा। तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 molar NaOH required. Calculate the volume of 1 molar NaOH required to convert 12 gram of NaH2PO4। ठीक है, NaH2PO4 इंटू Na3PO4 इंटू Na3PO4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 molar NaOH रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ NaH2PO4 इंटू Na3PO4। मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, किसकी हेल्प से, NaOH की हेल्प से। मतलब आपकी रिएक्शन हो रही है NaH2PO4 और NaOH के बीच में, और ये आपका कन्वर्ट किस में हो रहा है Na3PO4 में। क्लियर है,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको NaOH के लिए मोलरिटी आपको दी हुई है, इसका एन फैक्टर हमें पता है कितना है, आपको पता होगा कितना है, और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट ऑफ इसके वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर से, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट, इसके लिए इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, मास अपॉन इसका मोलर मास आप निकाल लोगे, फॉस्फोरस का 31 होता है, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आपको निकालना है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। किया ट्राई? चलिए देखिए, ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना ट्राई किए आप सोचो कि क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन टफ है, तो ऐसा नहीं होगा। ट्राई तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये NaH2PO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके Na3PO4 में। इसका मतलब ये यहाँ से कितने H+ डोनेट कर रहा है, 2 H+। दोनों H हट रहे हैं और क्या लग रहा है आपके पास, सोडियम लग रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो एन फैक्टर है वो कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। NaOH के एन फैक्टर कितने की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो फिर आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 will be equal to equivalent of NaOH, ठीक है। इसके लिए हम निकालेंगे, अपने को क्या दिया, वेट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, NaH2PO4 का मोलर मास निकाला आप लोगों ने, कितना आया, 23 + 2 25, 25 + 31 + 16 × 4 दैट इज 64। तो ये आपके पास आएगा 0 120। क्लियर, 120 आ जाएगा। तो मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, ये तो हो गया मोल इंटू एन फैक्टर कितना इसका 2, दैट विल बी इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट के लिए हम क्या काम में लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आएंगे, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे लीटर में आएगा, ध्यान रखना। और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 में, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखिए मान लो अगर मैं V ही लिखता हूँ इनटू नॉर्मेलिटी चाहिए, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर है 1। तो यहाँ से हमारे पास 12 10 टाइम्स 5 टाइम्स वॉल्यूम आता है 0.2 लीटर, ठीक है। और यहाँ में डिवाइड 2 करता तो वॉल्यूम आता आपके पास कितना, 200 ml, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जहाँ आपको सोचना पड़ता है कि रिएक्शन में कितने H+ डोनेट किए गए हैं तो उसका एन फैक्टर कितना है। क्लियर है, वो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। Question 3, calculate the volume of 0.1 normal HCl required to react completely
with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कंटेनिंग इक्विमोलर amount of 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 normal HCl required to react completely with 1 gram mixture of this and this containing equimolar amount of 2। 1 ग्राम मिक्सचर है आपको दिया गया है, मिक्सचर का वेट है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में आपके पास प्रेजेंट है एक तो Na2CO3 और एक आपके पास क्या प्रेजेंट है NaHCO3। क्लियर है, ये दिया हुआ है। कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2, इनके मोल्स क्या है, सेम है, मोल्स आर सेम फॉर बोथ। मतलब जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही इसके भी मोल्स होंगे। क्लियर है, चलिए उसी को हम बोलते हैं इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2। ये तो हुआ एक पार्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो वॉल्यूम जो 0.1 नॉर्मल HCl के साथ क्या कर सके, कंप्लीट रिएक्शन कर सके। तो HCl के साथ इसकी भी रिएक्शन होगी, HCl के साथ इसकी भी रिएक्शन होगी। ठीक है, और HCl तो है ही, सेम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम में आएगा। एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखने की कोशिश कीजिए, पुरानी चीज़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, थोड़ा बहुत तो ट्राई किया ही होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का कितना वेट है मिक्सचर में, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें टोटल वेट दिया हुआ है, तो हमें ये निकालते हैं कि इसके कितना ग्राम होगा और इसका कितना ग्राम होगा। उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ क्या दी हुई है, मोल्स। दोनों के मोल्स क्या दिए हुए हैं आपको, सेम दिए हुए हैं। तो अगर हम मान लो इसका वेट x मान लेते हैं, कितना, x ग्राम Na2CO3, तो NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम। क्लियर है, क्योंकि टोटल कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, चलिए मोल्स इसके अगर हम निकालें तो मास अपॉन मोलर मास, इसका मास x डिवाइड बाई मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास अगर हम देखें 23 इंटू 2 दैट इज 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना आएगा आपके पास, 106 मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, विल बी इक्वल टू, इसका मास कितना है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास अगर हम निकालें तो 23 इंटू प्लस 1 24 प्लस 12 प्लस 48 84, ये आता है आपके पास 84। ठीक है, बस इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। 106 माइनस 106x विल बी इक्वल टू 84x। 106 इस तरफ गया तो 106 प्लस 84 कितना होगा, 190x। 190x विल बी इक्वल टू 106, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 106 डिवाइड बाई 190, और ये आएगी अराउंड आपके पास कितनी आएगी 106 माइनस 106 माइनस x 106 डिवाइड बाई 190,
9501100 अराउंड 55 के आसपास आएगी, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट, लगभग आपकी यही आएगी। तो x की वैल्यू आई 0.55, ठीक है, ग्राम। तो x क्या था अपने पास, Na2CO3, तो Na2CO3 का वेट कितना आ गया आपके पास 0.55 ग्राम, ठीक है। और NaHCO3 का वेट कितना आ गया 1 माइनस 0.55, दैट इज 0.45 के आसपास, ठीक है। 55 या 56 के आसपास मान सकते हो, दोनों लगभग आपके सेम ही है। क्लियर है। चलिए ये तो आ गई अपने पास एक कहानी खत्म। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। अब क्या है, रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, ठीक है, मिक्सचर की, और मिक्सचर में दोनों प्रेजेंट है और दोनों HCl के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो Na2CO3 प्लस HCl ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बैलेंस करें तो आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2CO3, ठीक है। सेम इसी तरीके से NaHCO3 ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ में, क्या बनेगा आपके पास NaCl प्लस H2CO3, ठीक है। NaCl प्लस H2CO3 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे HCl दोनों के साथ। यहाँ हम निकालते हैं एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, दोनों सोडियम हट गए, दोनों हाइड्रोजन आ गए, या फिर H प्लस ने कितने डोनेट किए, 2 H प्लस डोनेट किए। यहाँ पे इसका अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो एन फैक्टर कितना आएगा, इसका 2 आएगा, क्योंकि 2 सोडियम हटे और 2 हाइड्रोजन आ गए इसकी जगह। सेम इसी तरह से यहाँ का एन फैक्टर कितना होगा आपका 1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा, सॉरी एक सोडियम हटा और एक हाइड्रोजन आया है यहाँ पे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि कोई सब्सटेंस ए, उसकी रिएक्शन बी के साथ भी हो रही है और उसकी रिएक्शन आपके सी के साथ भी हो रही है, ठीक है। तो हम जो इक्विवेलेंट लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ए, वो हम किसके इक्वल लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट का कुछ पोर्शन यहाँ काम में आ रहा है और कुछ पोर्शन यहाँ काम में आ रहा है। सेम इसी तरीके से HCl के जितने इक्विवेलेंट होंगे उसका कुछ पोर्शन यहाँ काम में आएगा, इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, और कुछ पोर्शन इसके साथ रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl will be equal to equivalent of Na2CO3 plus equivalent of NaHCO3। सिंपल। चलिए इक्विवेलेंट ऑफ HCl नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी दैट इज 0.1 N। यहाँ वॉल्यूम हमने कुछ नहीं लिया है, लीटर में आएगा आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। ml में लेना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, मतलब आपका आंसर लीटर में आएगा, ठीक है। इक्वल टू Na2CO3, इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितने हैं, मास अपॉन मोलर मास, इसका मास कितना आया था Na2CO3 का 0.55 ग्राम, तो मास अपॉन मोलर मास, Na2CO3 का मोलर मास कितना आया था 106, ये तो हो गए मोल्स, इनटू एन फैक्टर कितना है 2, प्लस NaHCO3 का मास 0.45 अपॉन इसका मोलर मास कितना है 84, इनटू इसका एन फैक्टर कितना होगा इसका 1। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आएगी अराउंड 0.157 लीटर या 157 मिलीलीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या है पूछे जा सकते हैं थोड़े से
ट्रिकी होते हैं, जहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है कॉन्सेप्ट को, कि एक मिक्सचर दे दिया, उस मिक्सचर में से आप कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों रिएक्शन करेंगे तो सबको अलग अलग लिख के फिर अपने को कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हो सकता है मिक्सचर में से कोई रिएक्शन करे कोई नहीं करे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको लिए और दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.63 ग्राम ऑफ ए डाई बेसिक एसिड was dissolved in water and the volume of solution is made up to 100 ml. ठीक है, 20 ml of this solution required to 10 ml N/5 NaOH for complete neutralization. Calculate the molecular mass of the acid. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 0.63 ग्राम ऑफ ए डायाबेसिक एसिड, आपने एक एसिड लिया है, डायाबेसिक है, डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड नाम सुनते ही आपको पता पड़ जाना चाहिए कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है, एन फैक्टर कहीं लिखा नहीं है, पर डायाबेसिक वर्ड लिखी है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है आपका, 2 होगा। ठीक है, पहली चीज, इसका आपने लिया कितना, 0.63 ग्राम लिया है। ठीक है, 0.63 gram of a diabasic acid was dissolved in water and the volume of solution is made up to 100 ml. आपने इसको मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml का, क्लियर है, वाटर के साथ इसको मिक्स किया और 100 ml का सॉल्यूशन बना दिया। चलिए, ये तो हुई कहानी एक। Second, 20 ml of this solution required to 10 ml N/5 NaOH for complete neutralization. अब आपने क्या किया, इसमें से 20 ml लिया, कितना, 20 ml एसिड। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर सकता है किसको, 10 ml N/5 NaOH को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास ऑफ एसिड। ये जो एसिड आपने लिया है इसका मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू इसका मास जो आपको दिया हुआ है, इसका मोलर मास जो हमें निकालना है, इनटू इसका एन फैक्टर। ठीक है, मास हमें दिया हुआ है एसिड का, एन फैक्टर हमें दिया हुआ है 2, मोलर मास हमें निकालना है। कहीं से अगर हम इस एसिड का इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। चलिए, यह जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे किसका निकालेंगे, 100 ml का। क्लियर है ना, हमें 100 ml का इक्विवेलेंट्स निकालना है, क्योंकि ये जो 0.63 ग्राम है ये किस में डिजोल्व है, ये 100 ml में डिजोल्व है। इससे आपने 20 ml लिया है, पूरा जब पूरा 6.63 ग्राम है, पूरा 100% तो इसमें नहीं होगा ना, कुछ पोर्शन ही होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, पूरा होगा। तो हम इसके जरिए निकालें, क्योंकि मास हम 0.63 ले रहे हैं, तो इक्विवेलेंट भी किसके लेंगे, आपके 100 ml के। ठीक है, चलिए, अब ये तो ही एक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ हम इक्विवेलेंट निकालेंगे आपके 20 ml के, यहाँ से हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों को बराबर कर दो, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे 20 ml एसिड के। कैसे, हमें पता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ 20 ml acid will be equal to equivalent of 10 ml N/5 NaOH। क्लियर है, इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू N/5, दैट इज 2,
नॉर्मेलिटी कितनी है 1/5 है, 2 इक्विवेलेंट इसके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आपने ml में लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ml में डील करनी है, इसलिए हमने इस वॉल्यूम भी किस में लिया, डील इसमें लिया है, ml में। तो यहाँ से मुझे पता पड़ा कि इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml एसिड कितने हैं आपके पास, 2 है। हमारे पास कितना सॉल्यूशन है, कितना एसिड था, 100 ml। बस यहाँ से निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ 100 ml acid will be 2/10 सॉरी 2/20, 20 के ml के लिए 2 है तो 1 के लिए कितना होगा, 2/20 इंटू 100 के लिए 100, तो अपने पास यहाँ से कितने आएंगे, 10 इक्विवेलेंट्स। मतलब ये जो 100 ml एसिड है उसके आपके पास कितने इक्विवेलेंट है, 10 इक्विवेलेंट है। ठीक है, आपने 0.63 ग्राम मिक्स किया वाटर के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन बनाया जिसके इक्विवेलेंट है टोटल 20, उसमें से 20 ml मतलब आपने 2 इक्विवेलेंट इसमें काम में लिया जो इसको क्या कर सकता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट कितने, टोटल 10। बस इसके एसिड के इक्विवेलेंट आ चुके हैं, मास हमारे पास है, मोलर मास हमें निकालना है, एन फैक्टर पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने, 10 विल बी इक्वल टू मास कितना है 0.63 डिवाइड बाय मोलर मास x इंटू एन फैक्टर 2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास कितनी आएगी 0.63 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट्स आ गए आपके पास कितने, 10। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, चलिए इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या मिस्टेक की, पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम ml में, तो हमारे पास ये जो इक्विवेलेंट आएंगे ये इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, क्या आएंगे, मिली इक्विवेलेंट आएंगे। क्या आएंगे, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट, तो हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ होगी। ठीक है, तो देखिए इसको करेक्ट करते हैं। क्लियर है, तो 2 मिली इक्विवेलेंट हो गए, 2 मिली इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे 10 मिली इक्विवेलेंट होंगे, और इक्विवेलेंट को इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 1/100 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल कीजिए आप, क्योंकि ये इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, मिली इक्विवेलेंट का नहीं है, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो 1/100 विल बी इक्वल टू दिस, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.63 इंटू 2 इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 00 कैंसिल 612, तो मोलर मास कितना आ गया 126। क्लियर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने का, कभी कभी इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट में लफड़े हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन का थीम क्या है वो समझना है। आपने 100% काम में नहीं लिया, आपने कुछ पोर्शन काम में लिया, वो कुछ पोर्शन किसी और को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वहाँ से आप जो पोर्शन है उसके मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर जो कंप्लीट है उसके इक्विवेलेंट निकाल लो, और उसको फिर वहाँ से आप क्या करो, मास, मोलर मास, एन फैक्टर जो भी आपको कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ ए सैंपल 0.5 ग्राम, ठीक है, ऑफ ए सैंपल ऑफ लाइमस्टोन वाज डिसॉल्व्ड। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे बोला जाता है लाइमस्टोन। ठीक है, तो 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन वाज डिसॉल्व्ड इन 30 ml ऑफ N/10 HCl। ठीक है,
आपके पास 0.5 ग्राम सैंपल है, किसका? लाइमस्टोन का, ठीक है। उसे हमने डिजोल्व किया किसमें? 30 ml N/10 HCl के साथ, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 100 ml, और सॉल्यूशन को हमने 100 ml तक बना लिया, ठीक है। चलिए 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, उसमें से 25 जो हमने 100 ml लिया उसमें से 25, ठीक है। दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 12.5 ml ऑफ N/25 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जो 25 ml हम लेंगे वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा कंप्लीटली, ठीक है। मतलब इसके इक्विवेलेंट और उसके इसके इक्विवेलेंट दोनों आपको क्या करने? बराबर करने, ठीक है। और कैलकुलेट पूछा है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंपल। सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट में? इसका मतलब ये जो 0.5 ग्राम है ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछ गया ना उसने, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्योर रहेगा और कुछ ना कुछ क्या रहेगी? इम्प्यूरिटीज। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले 0.5 ग्राम सैंपल को हमने मिक्स किया, लाइमस्टोन को, डिजोल्व इन 30 ml एंड N/10 HCl, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया, आपके 100 ml सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है। इसमें है आपके पास कितना? 30 ml ऑफ N/10 HCl। इसको आपने मिक्स किया और आपके पास क्या बनता है? 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने मिक्स किया 30 ml N/10 HCl के साथ में, और ऊपर से ये डाला CaCO3। क्लियर है? मतलब स्टार्टिंग में आपके पास ये था HCl, तो स्टार्टिंग के हम इसके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनिशियल इक्विवेलेंट कितने थे आपके पास? इनिशियल, क्योंकि ml में है तो मिली इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है। इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने होंगे आपके पास? वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, 30 इंटू 1/10, 30 इंटू 1/10 दैट इज 3 मिली इक्विवेलेंट, 3 मिली इक्विवेलेंट। मतलब आपके पास स्टार्टिंग में 3 मिली इक्विवेलेंट थे HCl के, वो आपने मिक्स किया यहाँ पर, और कैल्शियम कार्बोनेट डाला 0.5 ग्राम यहाँ पर, सॉल्यूशन बना आपने 100 ml। क्लियर है? चलिए एक कहानी तो ये हुई खत्म। दूसरी कहानी, 25 ml of this solution was required for this NaOH for complete neutralization। मतलब इसमें से हमने क्या लिया? 25 ml लिया, ठीक है। 25 ml of HCl, और वो completely न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको? 12.5 ml of N/25 NaOH। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट होंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरीके से। तो अगर ये इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ 25 ml ऑफ HCl विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ 12.5 ml ऑफ N/25 NaOH, ठीक है। यहाँ से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके? 25 ml के, इक्विवेलेंट ऑफ 25 ml ऑफ HCl कितने होंगे आपके पास? 12.5, इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे आपके पास? वॉल्यूम दैट इज 12.5 इंटू नॉर्मेलिटी 1/25, ये जाएगा 2 टाइम्स तो 1/2। नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, ठीक है, तो ये होगा हाफ, दैट इज 1/2। यहाँ से आपके पास क्या आएंगे? मिली इक्विवेलेंट, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में लिया था। लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करना आपने को। तो अपने पास आ गए 25 ml में इतने इक्विवेलेंट होंगे आपके जो हमारे काम में आए HCl के। हमारे पास कितना वॉल्यूम है? 100 ml। निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट ऑफ 100 ml ऑफ HCl।
या फिर इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 100 ml कितने होंगे आपके पास? 1/2 इंटू 4 कर दूं मैं, 25 इंटू 4 100 ml में निकाल रहे तो आपके पास आएंगे 2 मिली इक्विवेलेंट। कितने? 2 मिली इक्विवेलेंट। अब समझिए, आपने स्टार्टिंग में लिए HCl के 3 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। आपने मिक्स किया 0.5 ग्राम CaCO3 मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया 100 ml का, और 100 ml के इक्विवेलेंट आ रहे हैं आपके पास 2 मिली इक्विवेलेंट। तो 1 मिली इक्विवेलेंट HCl का कहाँ गया? कहीं ना कहीं कंज्यूम हुआ है इसका मतलब, क्योंकि इनिशियल हमने 3 लिए थे और इस रिएक्शन के जरिए हमने निकाला तो हमें पता चला कि 100 ml HCl में आपके कितने इक्विवेलेंट होने चाहिए? 2 मिली इक्विवेलेंट होने चाहिए, लेकिन हमने स्टार्टिंग में 3 लिए थे। इसका मतलब 1 मिली इक्विवेलेंट कहाँ गया? कहीं ना कहीं काम में आया है। वो कहाँ काम में आया है? वो यहाँ काम में आया है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्शन की है किसके साथ? HCl के साथ। यहाँ देखिए अभी आप, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन शो करता है और क्या बनाएगा आपके पास? CaCl2 प्लस H2CO3, ठीक है। तो वो जो 1 मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम हुआ है आपका, कहाँ कंज्यूम हुआ है? इस कैल्शियम कार्बोनेट ने कंज्यूम किया है। क्लियर है? चलिए, वो बात तो समझ में आ गई। तो हम वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। एक बार क्या कीजिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी की बात करता हूँ। चलिए, ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, इसी के आगे मैं लिखता हूँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज्ड या कंज्यूम्ड बाय CaCO3 will be equal to 3 minus 2, that is 1 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट्स, आपके मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 will be equal to 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। मास, क्योंकि यहाँ पे जो प्योर है वही रिएक्शन शो करेगा, 0.5 तो पूरा नहीं करेगा, जो प्योर है वही करेगा। उसका मास हम ले लेते हैं W अपॉन मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास 100 इंटू इसका एन फैक्टर। CaCO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? CaCl2 में। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 H प्लस क्या किया इसने? एक्सेप्ट किए हैं। CO3 हटा है, H2 और CO3, समझ आया ना? CO3 हटा, 2 Cl यहाँ पे लगा है और यहाँ से 2 H निकले और वो किसके साथ कंबाइन हुए? CO3 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो एन फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। वैसे भी आप निकाल सकते हो, सोल्ट के लिए +2 चार्ज होता है, CO3 -2, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 ही आएगा। तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। एन फैक्टर हो गया 2 इक्वल टू 1, ठीक है। 1 क्या है आपका? मिली इक्विवेलेंट है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या लिया है? मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ तो मास आपके इक्विवेलेंट आएगा, इससे तो हमारे पास इक्विवेलेंट आते हैं, यहाँ मिली इक्विवेलेंट है तो इसको डिवाइड करो 1000 से, तो यहाँ पे आएंगे आपके पास इक्विवेलेंट। W की वैल्यू आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, W इक्वल टू 1/20, दैट इज 0.05 ग्राम। इसका मतलब जो CaCO3 है कंज्यूम कितना हुआ है? केवल और केवल 0.05 ग्राम, क्योंकि वो जो प्योर था वही कंज्यूम होगा, वही रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है? परसेंटेज निकालना है, सिंपल। वेट कितना है? 0.05 डिवाइड बाय टोटल 0.5 इंटू 100, तो परसेंटेज आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ 1 0 लगा दीजिए, कैंसल टू 10%। आई एम श्योर इतना तो आप कर लोगे।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आंसर आया, परसेंटेज ऑफ CaCO3। हो सकता है यहाँ पे आपको परसेंट प्योरिटी भी पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कितनी आती, उतनी ही आती 10%। इसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, तो क्वेश्चन को अलग अलग पूछने का तरीका, बस वो जो है तरीका वो आपको ध्यान रखना है कि हाँ क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे स्टार्टिंग के निकाल रहे हैं, कैसे एंड वाले निकाल रहे हैं, कितना कंज्यूम किया है उसको इक्वल कर रहे हैं जो सामने वाले के रिएक्शन कर रहा है, फिर कितना बचा है, उन सब की कैलकुलेशन को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी के मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपके क्या करें, कुछ क्वेश्चंस किए। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पुराने एन फैक्टर है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एसिड बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, एन फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के कौन से क्वेश्चंस थे उनको सोल्व कीजिए, आप थॉट डेवलप कीजिए कि हाँ कैसे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और लिखना आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है, तो कैसे हम इसकी हेल्प से जो नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, धीरे धीरे अप्रोच डेवलप होगी तो आपके अपने आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।